हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में मैं रामू सर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली यूपी टीजीटी स्पेशल है। ठीक है, चाहे टीजीटी आप परीक्षा देने वाले हो, पीजीटी है, जीआईसी है, यूजीसी नेट है, जीआरएफ है, जीडीसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी इसका लेवल हम असिस्टेंट प्रोफेसर का लेके चल रहे हैं। ठीक है, हर एक बारीक चीज़ों को बारीकी से हम कवर कर रहे हैं। सभी मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में लौकिक साहित्य। ठीक है, जो लौकिक साहित्य है उसका सामान्य परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिभाषा मित्र देख लेते हैं कि आदिकालीन वह साहित्य जो जनता की रुचि को ध्यान में रखकर रचा गया तथा जो राजाश्रय एवं धर्म से इतना इन्हें अलग है, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। तो ये मित्रों लौकिक साहित्य की परिभाषा हो जाएगी। अब उसके बारे में बात करते हैं आगे कि लौकिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारा लौकिक साहित्य है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है लौकिक पद्य साहित्य और एक है लौकिक गद्य साहित्य। तो लौकिक साहित्य का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, लौकिक पद्य साहित्य ध्यान रखेंगे और लौकिक गद्य साहित्य। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लौकिक पद्य साहित्य में कौन कौन आएंगे? अमीर खुसरो आएंगे, विद्यापति आएंगे और अब्दुल रहमान आएंगे। ठीक है, कल्लोल या कुशलाभ, ढोला मारू, ठीक है, वो रचना आएगी और वसंत विलाप। ठीक है, तो ये लौकिक पद्य साहित्य में आएंगे। ध्यान रखें मित्रों, अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान और कल्लोल, या दूसरा नाम है ना कुशल लाभ, जो ढोला मारू के रचनाकार हैं, और वसंत विलास। तो ये हमारे लौकिक पद्य साहित्य हो जाएगा। अब लौकिक गद्य साहित्य में देख लेते हैं कौन कौन से रचनाकार आएंगे। तो कुवलय माला, ठीक है, ये उद्योतन सूरी की है, यानी उद्योतन सूरी आएंगे। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिष ठाकुर ये आएंगे। और उक्त व्यक्ति प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, दामोदर शर्मा। तो ये इनको हम है ना गद्य साहित्य में पढ़ेंगे और इधर सबको लौकिक पद्य साहित्य में पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा लौकिक साहित्य है वो कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। मित्रों ये हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। आदिकाल के नामकरण पढ़े। ठीक है, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, है ना। तो ये लौकिक साहित्य पढ़ रहे हैं हम। लौकिक साहित्य में इसको दो भागों में बांटा गया है, पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला हमारा है ना, अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अमीर खुसरो। यहाँ 2 नंबर दे दिया गया है, तो सबसे पहला नंबर रहेगा अमीर खुसरो, यानी लौकिक पद्य साहित्य। सबसे पहले हम लौकिक पद्य साहित्य देखेंगे और अमीर खुसरो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लौकिक पद्य साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर खुसरो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका समय क्या है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1255 और निधन 1325 में होता है। सर्वमान्य मत यही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? इनका जन्म विक्रम संवत 1310 मानते हैं और निधन 1382 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका निधन 1381 होता है। ठीक है, तो 81-82 ये शुक्ल जी का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मिलता जुलता रहता है, ध्यान रखेंगे। और सर्वमान्य मत है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, जन्म होता है 1255 ईस्वी, कासगंज उत्तर प्रदेश, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, और 1325 में इनका निधन होता है। समय की बात हो गई। अब चाहे जिसके अनुसार पूछा जाए, जो भी ऑप्शन रहे आप उसमें, उसके हिसाब से हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, ध्यान रखेंगे। कौन? अमीर खुसरो। इनका जन्म स्थान क्या मित्रों? ग्राम पटियाली, जिला एटा और यूपी, तो अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं अमीर खुसरो। पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनीद्दीन खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यमुनीद्दीन खुसरो। उपाधि क्या थी इनकी उपाधि क्या थी? सुखरो, सुखन, और यह उपाधि इन्हें सूफी संत इजुद्दीन द्वारा दी गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में उपनाम इनके कौन कौन है, इस पूछे जा चुके मित्रों। उपनाम है तोता ए हिंद,
ठीक है, तोता ए हिंद या तूतिए हिंद दोनों भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा जा चुका परीक्षा में। तुर्क ए अल्लाह कहा जाता है, और कवियों में महाकवि कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है, कवियों में राजकुमार कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद द्वारा इनको कवियों में राजकुमार कहा गया है। तो ये पांचों इनके जो उपनाम है ध्यान रखेंगे, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है मित्रों, ठीक है। अमीर खुसरो संबंधी कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, ध्यान रखेंगे। और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, ठीक है, वो हरिऔध जी हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको अवधि का प्रथम कवि कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि थे। किसमें? आदिकाल में जो मनोरंजन पूर्ण रचनाएं लिखने वाले थे यही अकेले थे, ठीक है। अगला पॉइंट, हिंदी, ये हिंदी मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है, यानी हिंदी और मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के प्रथम कवि माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। खुसरो ने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्रों, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसने 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था, तो अमीर खुसरो। चलिए, अब इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। जब निजामुद्दीन औलिया का निधन होता है तो ये बोलते हैं कि एक पंक्ति बोलते हैं दोहा टाइम में, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चौदेश। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका परीक्षा में, ठीक है, इसलिए हमको याद है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चौदेश। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोहा है, ध्यान रखेंगे। अब अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं की संख्या लगभग 100 मानी जाती है, और जिसमें से 20-22 उपलब्ध हैं, ठीक है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। खालिक बारी कोश ग्रंथ है, शब्दकोश है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, ठीक है। नूह सिपहर, भारतीय बोलियों का वर्णन है, नूह सिपहर, ध्यान रखेंगे। खालिक बारी, पहेलियाँ, नूह सिपहर, नजराने ए हिंद। उसके बाद में आगे देखते हैं, मुकरियाँ हो जाएंगी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, ठीक है, गजल, 2 सुखने या सखने कहीं के लिखा होता है। आशिकी है ना, आशिक, हिंदी भाषा की प्रशंसा इसमें की गई है। हालात ए कन्हैया, आवाज़ ए खुसरवी, संगीत विषयक रचना है। तो ये 10 रचनाएं प्रमुख इनकी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रचनाओं संबंधित विशेष तथ्य देख लेते हैं मित्रों। प्रथम संकलन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद रसेल ने अलीगढ़ से जवाहरे खुसरवी नाम से करवाया था। द्वितीय संस्करण देख लेते हैं इनका। द्वितीय संकलन जब हुआ था 1922 में हुआ था। ब्रजरत्न दास ने नागरी प्रचार सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित करवाया। किसके? खुसरो की हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित करवाया किसने? ब्रजरत्न दास ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, देखो पॉइंट यहाँ पे नीचे दिया गया है कि गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर खुसरो का प्रसिद्ध दोहा क्या था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब इनसे संबंधित कुछ आलोचकों के कथन देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका मित्रों? ये शुक्ल जी का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इतनी लाइन देख करके पूछा जा सकता है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। किसके बारे में? ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कबीर की अपेक्षा बोलचाल की, है ना, कबीर की अपेक्षा बोलचाल की भाषा की ओर ध्यान अधिक था। तो किसके बारे में? तो खुसरो के बारे में, ठीक है, खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। अगला पॉइंट है, खुसरो की हिंदी कविता में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। कौन कौन से? नंबर 1 ठेठ बोलचाल की भाषा, ठीक है, ठेठ बोलचाल की भाषा, और उसके बाद में ठेठ बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों एवं 2 सखनों में, और गीतों की भाषा ब्रज है। ये ध्यान रखेंगे।
उसके बाद में प्रसिद्ध पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में हर बार लगभग पूछी जाती है इनकी पंक्तियाँ। जिहाल मिस्ती मुकुल तगा पुत, है ना, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं, नेट में इनकी पंक्तियाँ लगी हैं। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुत, किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की। मेरा जवाना नवेलरा भयो है गुलाल, ठीक है, ये भी पूछी जा चुकी है नेट में। और तीसरी पंक्ति है जे मन तूत्ये हिंदुम अर राष्ट्र पुरसी सजन सकारे जाएंगे, है ना, ये पंक्ति आगे पूछी जा चुकी है। तो चारों पंक्तियाँ ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास पूरा PDF है जो नेट में लगा हुआ है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, हमने एक लाइन बाय लाइन पढ़ा है उनको। तो ये अमीर खुसरो के बारे में मित्रों बात हो गई लौकिक पद्य साहित्य में। और उसके बाद में अगले हैं हमारे, अगली रचना है ढोला मारूरा दोहा, ठीक है, ये किसकी रचना है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है खूब। रचनाकार, मूल रचनाकार कौन है? कल्लोल है। और संकलनकर्ता कौन है? कुशल लाभ। दोनों पॉइंट मित्रों बारीकी से ध्यान रखेंगे। जब ढोला मारू का रचनाकार पूछा जाएगा, ठीक है, मूल रचनाकार, तो कल्लोल हो जाएंगे। संकलनकर्ता कौन हो जाए? कुशल लाभ हो जाएंगे। संकलन समय क्या है? 1561 GB। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में रचना काल 1473, मूल रचनाकार का समय बताया जा रहा है, 11वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में संपादन व प्रकाशन राम सिंह सूर्यकरण पारीक एवं नरोत्तम स्वामी 1934 ईस्वी से मानते हैं इसका। नागरिक प्रचार सभा काशी से संपादित कर प्रकाशित करवाया था। ये ध्यान रखेंगे किसने इसका प्रकाशन करवाया था? तो राम सिंह सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम स्वामी 1934 ईस्वी काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका से ये प्रकाशित करवाया था। काव्य रूप या छंद क्या है? तो काव्य रूप ये मुक्तक काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल छंद कितने हैं? 708, है ना, और दोहा छंद है, ये भी ध्यान रखेंगे। मूल छंद क्या है इसका? दोहा छंद है। प्रधान रस और भाषा कौन सी है? तो काव्य रूप मित्रों इसका क्या हो जाएगा? ये मुक्तक काव्य, ध्यान रखेंगे। और कुल छंद किसने हैं? 708 और दोहा है, ठीक है, दोहा छंद में। प्रधान रस और इसकी भाषा क्या है? तो प्रधान रस मित्रों वियोग श्रृंगार रस है। ये जो रचना है ढोला मारू वियोग श्रृंगार रस, इसमें भाषा इसकी क्या है? राजस्थानी, ये ध्यान रखेंगे, राजस्थानी भाषा है। और नायक कौन है? ढोला, और नायिका कौन है? मारू। तो ढोला का मूल नाम क्या है मित्रों? साल कुमार है। नरवर देश के जो कछवाहा राजा नल का पुत्र है। विवाह के समय इसकी उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। ये TGT में पूछा जा चुका है, TGT में पूछा जा चुका है कि ढोला के पिता का नाम क्या था? तो राजा नल था। ये TGT में पूछा जा चुका है। तो जो ढोला है उनकी शादी की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। और जो मारू है वो 1.5 वर्ष थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। नायिका कौन है? मारवाड़ी या मारू। युगल ना पुगल देश की राजकुमारी। विवाह के समय इसकी आयु कितनी थी? 1.5 वर्ष थी। मित्रों पॉइंट ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। परीक्षा का यदि लेवल बनाएगा तो बहुत बारीकी से बनाएगा। अब ऊपर पर पूछ लिया का क्वेश्चन अलग की बात है, लेकिन मान लिया अगर 2 4 5 क्वेश्चन गहराई से पूछ लिया और उसी में कंपटीशन रहने वाला है, तो हमको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो 2022 का पेपर हुआ 26 में, ये हमको सिखा दिया है। मात्र 6 7 8 क्वेश्चन पर ही पूरा कंपटीशन था, समझ लिए। जिनका 119 था सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी कैटेगरी में थे। इतना हमको उसका लेवल दे करके तैयारी करना पड़ेगा, है ना। सरल क्वेश्चन भी ध्यान रखना पड़ेगा और कठिन लेवल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ढोला मारू इसके नायक नायिका हैं। ढोला की उम्र कितनी? 3 वर्ष है। पिता का नाम क्या था? राजा नल था। आयु, है ना, जब इसकी शादी हुई थी तब 3 वर्ष का ये था, यानी इसकी आयु 3 वर्ष थी। और नायिका मारू है, मारवाड़ी दूसरा नाम, ध्यान रखेंगे। ये पुगल देश की राजकुमारी है, ठीक है। और इसके विवाह के समय आयु कितनी थी? 1.5 वर्ष। और सह नायिका कौन है? मारवाड़ी, ध्यान रखेंगे। यहाँ मारवाड़ी है और यहाँ मालवाड़ी है, मालवा की राजकुमारी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सह नायिका है। इस उसके बाद में आगे देखते हैं। प्रचलित कहावत या दोहा। सोठियो दूल्हा भयो भली मारवाड़ी बात, और जोबन छाई थर भली तारा छाई रात। तो ये प्रस्तुत दोहा इसमें ध्यान रखेंगे, प्रचलित है। विशेष तथ्य एवं समीक्षात्मक मत देख लेते हैं, ठीक है। किसने क्या कहा है इस रचना के बारे में, ढोला मारू के बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी
और नरोत्तम स्वामी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं आचार्य शुक्ल ने इसके मालवड़ी मनुहार प्रसंग की समानता जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों है, तो किसने? शुक्ल जी ने बताई, नागमती वियोग खंड से बताई है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश राशक से मानते हैं। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र किससे मानते हैं? इसी रचना से मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश राशक से मानते हैं। उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन ढोला मारू रादोहा का सबसे प्राचीनतम रूप 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा होगा। प्रवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, अब उसके बाद में प्रचंचित पंक्तियां देख लेते हैं। आड़ वाइंगर बड़ घड़ा खरा पिमारा मित और देह विधाता पंखुड़ी मिल मिल आवों मित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, दोहा में है। अर्थ है, हे विधाता तू मुझे पंख प्रदान कर ताकि मैं रोज अपने प्रीतम से मिलकर आऊं। तो इस पंक्ति का यहाँ पे हमने अर्थ भी लिख दिया है। रात आगे देखो, रात न सोनी निश्चय भरी और सोनी महाजन लोई हायाली छाया पंड्या चीर निचोई निचोई। मारवाड़ी का कथन है। ठीक है, नदिया नाला जल भरया और पावस चढ़िया पूर करहूँ कादिम तिलक सौड़ और पंथी पुगल दूर। मारवाड़ी यानी ऊंट के कथन के बारे में कहती है। करहूँ मतलब यहाँ पे ऊंट को कहा गया है, करहूँ। तो प्रमुख पंक्तियां भी हमने देख लिया। ठीक है, अब अगली रचना है हमारी वसंत विलास। ठीक है, फागु काव्य। सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्रथम धर्मेंद्र जैन रास फागु ग्रंथ ये माना जाता है। रचनाकार कौन हो जाएंगे इसके? अज्ञात है। ठीक है, और माता प्रसाद गुप्त इसे 13वीं शताब्दी रचना मानते हैं। तो वसंत विलास का जो रचनाकार है वो अज्ञात है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त इसे 13वीं शताब्दी मानते हैं। उसके बाद में कुल छंद हैं 84। काव्य रूप क्या है? ये मुक्ता काव्य है। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको 2 बार 3 बार आप सुनिए, देखिए, नोट्स बनाइए, उनको रट्टा मारिए। समझ लीजिए एकदम ये रट्टी होनी चाहिए सारी रचनाएं, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रधान रस क्या है इसका? वियोग श्रृंगार है। विषय क्या हो जाएगा? स्त्रियों पर वसंत ऋतु के मादक प्रभाव का यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे, सजीव वर्णन किया गया है। रस ध्यान रखेंगे, प्रधान रस का है वियोग श्रृंगार। संपादन या प्रकाशन। ठीक है, संपादन और प्रकाशन क्या है? तो 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक पंथ ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संपादक कौन है? केशवलाल हर्षदराय ध्रुव। 1451 की हस्तलिखित प्रति के रूप आधार पर इसका संपादन किया था। चर्चित पंक्तियां इसकी देख लेते हैं। इत्थम वसंत विलास फागु, इत्थम वसंत विलास फागु। ठीक है, और झड़े परिकोहली कुंजई पूजय युवती मनोर और विदुर बेहोनी पूजय और पूजय मरण किशोर। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। भावार्थ क्या? वसंत ऋतु आने पर कोयल कूक रही है, यानी कोयल बोलने लगी है, जिससे युवतियों के मन में काम वासना उत्पन्न हो रही है। वियोगिनी स्त्रियां कांप रही हैं और कामदेव सक्रिय हो रहे हैं। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। अब आलोचकों के प्रमुख कथन देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इसके बारे में? इस काव्य की भाषा से ही पिंगल रस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। ध्यान रखेंगे किसका? डॉक्टर नगेंद्र का। और माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं? यह अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। तो ये किसका कथन हो जाएगा? माता प्रसाद गुप्त का हो जाएगा। माता प्रसाद गुप्त का ये कथन हो जाएगा मित्रों। तो अब ये क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। सभी मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको
ये सिलेबस पढ़ करके, ठीक है, जितना हम कंटेंट दे रहे हैं इनको आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तैयार करते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी अंत में कराऊंगा, ठीक है। जो मैंने प्रैक्टिस सेट स्वयं सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, उनको करवाऊंगा। कम से कम 15 सेट का एक प्रैक्टिस सेट है, उसको हम करवाएंगे पूरा का पूरा। तो सभी मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस धैर्य बना करके लगातार लगे रहें, ज़्यादा इधर उधर चक्कर में न पड़ें। और मेन है कर्म प्रधान है। कर्म यदि आप करेंगे तो आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। सभी, है ना, सभी देवी देवता आपके साथ देंगे, आपका साथ देंगे। केवल हम भाग्य के सहारे बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम कर्म करेंगे, दृढ़ निश्चय हो करके अपना कर्म करेंगे कि नहीं, हमको ये पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में अब की बार 2026 में सिलेक्शन लेना है। एकदम दृढ़ निश्चय कर लें तो मित्रों कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, सिलेक्शन लेने से। और जो मित्र पुराने लगे हैं उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, बस यही चीज़ है। तो आशा करते हैं मित्रों आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। एकदम बढ़िया सा साफ़ सुथरा PDF बनाया गया है, ठीक है। आप इनको पढ़ते रहिए, नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। इन्हीं को पढ़ करके मेरा सिलेक्शन हुआ 2022 में, ठीक है। यानी जो 2026 का जो 26 में पेपर हुआ है, ठीक है, 120 प्रश्न पे मेरे थे सही, और मेरा चयन अंतिम हो गया है। और आसपास में अच्छे टीचर जो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं उनका भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सही रणनीति नहीं बना पाए होंगे। अब ये नहीं कि उनको जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं है, ठीक है, सही रणनीति बना करके हमको परीक्षा में बैठना है, ये ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं मित्रों सभी क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। इनको देखें, नोट्स बनाएं और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और बढ़िया सा कमेंट जरूर करें। अब इसके आगे हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।